नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। इस वीडियो की सीरीज में हम 2011 से 2024 तक जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं उनके पेपर 1 में आए हुए मैथ पेडागोजी के प्रश्नों को देखेंगे ताकि हमें पता लग सके किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। आप सभी लोग वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, शब्द की समस्याओं के समय राजन आम तौर पर पूछता है, क्या मुझे जोड़ना या घटाना चाहिए, क्या मुझे गुणा या विभाजित करना चाहिए। इस तरह के सवाल बताते हैं। तो ऑप्शन ए, राजन कक्षा को परेशान करने के अवसरों को ढूंढता है। बी, राजन को भाषा समझने में समस्या है। या सी, राजन में नंबर के संचालन की समझ का अभाव है। या डी, राजन जोड़ और गुणा नहीं कर पाता है। तो अक्सर आपने देखा होगा जब हम इबारत या जो भाषा संबंधी सवाल होते हैं उनको करने को कहते हैं तो बच्चों को समझ में नहीं आता कि उन्हें क्या करना है, तो उसको भाषा समझने में समस्या है। अगला है हमारा, आकार शिक्षण के समय एक शिक्षक ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा की योजना कर सकता है क्योंकि उसने अच्छी तरह से समय में पाठ्यक्रम का सबसे पूरा किया है और उसे अवकाश की ज़रूरत है। या बी, यह गणितीय कक्षा के सामान्य दिनचर्या में अंतराल लेने की तरह होगा और संचार कौशल में सुधार करने का अवसर है। सी, सीबीएसई द्वारा क्षेत्र यात्रा की सिफारिश की गई है अतः वे होनी चाहिए। या डी, आकार किसी भी वास्तुकला का एक अभिन्न अंग है और इस तरह की यात्रा सभी विषयों में संबंधों को प्रोत्साहित करती है। यही हमारा आंसर होगा। अगला है हमारा, एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोच और तर्क एक खास तरह से शामिल है। नीचे दिए गए बयानों से एक कौन सा है जो ऊपर सिद्धांतों को प्रतिबिंबित नहीं करता। मतलब जो नहीं मानता कि गणित में सोच और तर्क एक खास तरह से सम्मिलित हैं। पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तुत करने की सामग्री लिखी गई है। कक्षा के लिए गतिविधियों और अभ्यासों को चुना गया है। विधि है जिसके द्वारा यह सिखाया जाता है। या डी, छात्रों को संख्यात्मक प्रश्नों को हल करने के लिए सेट फार्मूले दिए जाएं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है हमारा, माप की अवधारणा के विकास लिए गए निम्न कार्यों को अनुक्रम में लगाएं। ए, शिक्षार्थी मानक इकाइयों का उपयोग लंबाई मापने के लिए करते हैं। बी, शिक्षार्थियों गैर मानक इकाइयों का उपयोग लंबाई मापने के लिए करते हैं। सी, शिक्षार्थी सरल अवलोकन का उपयोग की वस्तुओं की पुष्टि करने के लिए करते हैं। या डी, शिक्षार्थी मीट्रिक इकाइयों के बीच संबंधों को समझते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, CBAD। मतलब पहला रहेगा हमारा सी वाला विकल्प, फिर बी, फिर ए और फिर डी। अगला है हमारा, प्राथमिक कक्षाओं के पार आकार और स्थान की समझ के विकास के लिए दिए गए निम्न कार्यों को सही अनुक्रम में लगाएं। ए, उनके भुजाओं और कोनों को देखकर 2D आकारों के गुणों में मेल करना। बी, 2D आकारों के गुणों का वर्णन। सी, 2D आकार की छँटनी। या डी, भुजाओं, कोनों और विकर्णों की गणना के द्वारा विभिन्न 2D आकारों का वर्णन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, CADB। अगला है हमारा, गणित अभ्यास में समस्या का हल रणनीति में शामिल है। समस्या का हल रणनीति में क्या शामिल है। ऑप्शन ए, व्यापक अभ्यास, समाधान पर पहुंचने के लिए एक सुराग का उपयोग। सी, गतिविधि आधारित दृष्टिकोण। या डी, अनुमान। तो इसका आंसर होगा सी, गतिविधि आधारित दृष्टिकोण। अगला है, गणित में एक नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य है बच्चे की समझ में अंतर का पता लगाना। नैदानिक परीक्षण क्या होते हैं? माता पिता को प्रतिपुष्टि देने के लिए, प्रगति रिपोर्ट को भरने के लिए या अंत अवधि परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र योजना के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि बच्चों की समझ में क्या अंतर है उसका पता लगाने के लिए नैदानिक परीक्षणों का आयोजन किया जाता है। अगला है हमारा, विकास 56 छात्रों के एक वर्ग को गणित पढ़ाते हैं। उनका मानना है कि एक परीक्षण के संचालन के बाद तुरंत प्रतिपुष्टि देना ज़्यादा प्रभावी है। उन्होंने 10 छात्राओं की एक छोटी सी कक्षा में परीक्षा का आयोजन किया। प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने का सबसे अच्छा संभव तरीका क्या है? वह छात्रों को एक दूसरे के जवाबों की जांच करने दे सकते हैं। वह बोर्ड पर प्रत्येक समस्या के समाधान की व्याख्या कर सकता है और छात्रों से स्वयं अपने उत्तर की जांच करने के लिए कह सकता है। या सी, वह उन तरीकों पर पूरी कक्षा में चर्चा कर सकता है जिससे उन्होंने अपने समाधान प्राप्त किए और सही उत्तर पर पहुंचने के लिए कौन सी प्रभावी रणनीति है। या डी, यादृच्छिक रूप से वह कोई भी एक उत्तर पुस्तिका चुन सकते हैं और उसमें दिए गए उत्तरों को बोर्ड पर समझा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रभावी आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हम उनमें समूह पर चर्चा करेंगे और उन सब में से छांटेंगे कि इसको हल करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा रहेगा, तो यह तकनीक सबसे ज़्यादा प्रभावी रहेगी।
अगला है क्षेत्रफल की अवधारणा को लागू करने के लिए एक शिक्षक शुरू कर सकते हैं। हथेली, पत्ता, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की मदद से विभिन्न क्षेत्रों के क्षेत्रफल की तुलना, आयत की लंबाई और चौड़ाई प्राप्त कर और क्षेत्र के लिए सूत्र का उपयोग करके एक आयत के क्षेत्रफल की गणना, या सी इकाई वर्ग की मदद से क्षेत्र के क्षेत्रफल की गणना करना, या डी विभिन्न आकार के क्षेत्र के क्षेत्रफल खोजने के लिए सूत्र को समझना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ों का उपयोग किया गया है जो छात्र उनसे परिचित है, जिससे वह जल्दी अवधारणा को समझ सकता है। अगला है भिन्न की अवधारणा का परिचय करने के लिए एक शिक्षक शुरू कर सकते हैं। भिन्न की अंशों और हरों की पहचान करके, एक संख्या रेखा पर अंशों को प्राप्त करके, भिन्न को b के रूप में लिखकर जहां b बराबर नहीं 0, या आसपास की चीज़ों के आंशिक भागों की पहचान करके। ये सबसे प्रभावी तरीका होगा क्योंकि इन चीज़ों से बच्चा पहले से परिचित है और इनसे जल्दी सीखेगा। अगला है शिक्षण में एक ही जैसे अंश वाले भागों की तुलना, जैसे 3/5, 3/7। रोहित की प्रतिक्रिया है क्योंकि दोनों भिन्नों में एक ही अंश है और 7 का मान 5 से अधिक होता है, इसलिए 3/7 3/5 की तुलना में बड़ा है। इससे पता चलता है कि रोहित को भिन्नों के परिणाम की समझ नहीं है। रोहित अंश और विभाजक की अवधारणा को नहीं जानता। रोहित बराबर अंशों की अवधारणा को नहीं जानता है। रोहित ने अच्छी तरह से अभ्यास नहीं किया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बराबर अंशों की अवधारणाओं को नहीं समझता है। अगला है जब भिन्नों को जोड़ना सिखाया जाता है तब एक शिक्षक निम्न त्रुटि प्रतीत कर सकता है। 1/2 धन 1/3 बराबर ऊपर की संख्याओं को जोड़ दिया और नीचे की संख्या को जोड़ दिया। ऐसी स्थिति में शिक्षक क्या सुधारात्मक कार्रवाई कर सकता है? बच्चे से जितना ज़्यादा अभ्यास वह कर सकते हैं करने के लिए कहे। कोई हस्तक्षेप की जरूरत नहीं क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ वह समझ जाएंगे। सी प्रत्येक अंश के परिणाम को समझने के लिए बच्चे की मदद करें, या लघुत्तम समावर्त की अवधारणा को समझने के लिए बच्चे की मदद करें। यही हमारा आंसर होगा। अगला है चतुर्थ श्रेणी के गणित की एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक में एक अध्याय का शीर्षक इस तरह है कि जंक विक्रेता। भोपाल की यात्रा जिस तरह से दुनिया लग रही है, यह बदलाव किया गया है। छात्रों को गणितीय अध्याय में प्रयुक्त सामग्री का अनुमान के लिए चुनौती, उन्हें अलग तरह से समझाने के लिए, रोजमर्रा की जिंदगी इससे संबंधित करके अधिगम को दिलचस्प बनाने के लिए, या डी कबाड़ बेचने और यात्रा के बारे में बताने के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कि रोजमर्रा की ज़िंदगी से बच्चों को जोड़ने के लिए और चीज़ों को अधिक दिलचस्प बनाने के लिए। अगला है हमारा, एक अच्छा गणितज्ञ को सक्षम होना चाहिए अधिकतम सूत्र याद करने में नहीं, कुछ ही समय में समस्या का समाधान करने में, या सी अवधारणा के मध्य संबंध स्थापित करने, समझ और प्रयुक्त करने में। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, बच्चे के वातावरण में लुढ़कने और घिसटने वाली चीज़ों के बारे में कक्षा में एक चर्चा शुरू करें। बच्चों को वस्तुओं के आकार को देखने, महसूस करने में कि कुछ चीज़ें लुढ़क और दूसरी घिसट रही हैं मदद करें। स्रोत गणित जादू कक्षा 2 एनसीईआरटी। शिक्षक की मदद के लिए इस तरह की सुझाव कक्षा द्वितीय की एनसीईआरटी की पुस्तक में दिए गए हैं। ये चीज़ जो दी गई है, मतलब कि कुछ चीज़ें लुढ़कती हैं, कुछ चीज़ें घिसटती हैं, तो इनको क्यों दिया गया है? गणित कक्षा के लिए सबसे अच्छी रणनीति चर्चा है। आसपास की चीज़ों के बारे में बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए शिक्षकों के लिए ज़रूरी है। बेहतर अवधारणा को समझने के लिए पूरक चर्चाओं के साथ प्रदर्शन छात्रों की मदद करता है, या विचार विमर्श के लिए कक्षा में एकाधिक दृष्टिकोण लाने के लिए है। तो इसका आंसर होगा बेहतर अवधारणाओं की समझाने के लिए पूरक चर्चाओं के साथ अच्छा प्रदर्शन में मदद करती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आगे की वीडियो में अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें जितने भी मैथ पेडागोजी के प्रश्न आए हुए हैं हम उन सभी को देखेंगे। इसके बाद एक वीडियो की सीरीज लाऊंगा मैं, जिसमें हम पर्यावरण, फिर अंग्रेजी और गणित और संस्कृत की पेडागोजी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।